है एवरीवन, आप लोग सुन रहे हैं कहानी मिलेनियस हायर्ड हस्बैंड, जिसे लिखा है दिव्या सिंह चाहत ने। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 4। अचानक से माहेश्वरी विला के अंदर जगदीश माहेश्वरी को गुस्से में चीखते देख विला में रहने वाले बाकी सदस्य भी अपने कमरों से बाहर निकल आए थे। तभी अंजना गुप्ता के पास खड़े उनके पति राकेश गुप्ता, जिनकी उम्र लगभग 50 वर्ष के आसपास थी, अपनी पत्नी के कंधों पर हाथ रखते हुए उनसे इशारों में ही जैसे पूछ रहे थे कि क्या हुआ है। तभी वहां आयत के ही हम उम्र के 2 लड़के और एक लड़की भी आकर खड़ी हो चुकी थी। जहां अब तक राकेश गुप्ता भले ही ना समझ पाए हों कि अचानक से क्या हुआ है, लेकिन वो तीनों जगदीश माहेश्वरी को ऐसे गुस्से में देख, साथ ही उनकी नज़रों के सामने खड़ी आयत को देख, जैसे अब तक वो सारे माजरे को समझते हुए मुस्कुरा रहे थे। तभी जगदीश माहेश्वरी ने एक बार फिर से कड़कती आवाज में ही कहा, आयु, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। मैंने सुना कि पूरी रात आप बाहर थीं। क्या मैं जान सकता हूँ कि पूरी रात आप कहाँ थीं? झूठ कहो तो कौवा काटे, लेकिन पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे दिख नहीं रहा? ऊपर टंगे उस जैकेट को हटा दे तो पूरी टांगें सरेआम नजर आएंगी। और जगदीश माहेश्वरी की बातों का जवाब देते हुए सुलोचना ने भी इतना ही कहा था कि तभी उनकी बातों को बीच में काटते हुए अंजना थोड़ी सख्ती से बोली, सुलोचना, बोलने से पहले कुछ तो लिहाज रखिए कि आप किसके सामने और क्या बोल रही हैं। लेकिन इन सबके बीच खड़ी आयत अपने सिर को झटकते हुए अब तक जगदीश माहेश्वरी के सामने आकर खड़ी हो चुकी थी। एक नज़र वहां मौजूद सभी शख्स के तरफ देखते हुए खुद भी हल्का मुस्कुरा उठी थी। नानू, इस वक्त मेरा आपके किसी भी सवालों का जवाब देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आज की इस कचहरी में ऑलरेडी 2 लॉयर अपनी कुर्सी की पेटी बांध चुके हैं। बड़ी माँ, जो मेरे फेवर में खड़ी हों, और हमेशा की तरह ही मौसी मेरे अगेंस्ट में हैं। इसलिए आपके जो भी सवाल हैं आप इनसे ही पूछ लीजिए। दोनों मिलकर आपको अच्छे से जवाब दे ही देंगी। एक्सक्यूज़ मी। इतना कहते हुए आयत वहाँ से आगे बढ़ी ही थी कि तभी एक बार फिर से जगदीश माहेश्वरी ने उसे रोकना चाहा था, लेकिन उनसे पहले ही सुलोचना ने उनकी बातों को काटते हुए कहा, झूठ कहूँ तो कौवा काटे, लेकिन पिताजी, किसी लड़की को इतने घमंड में रहना कतई शोभा नहीं देता। न जाने इस लड़की को किस बात का इतना घमंड है। कुछ ऐसी ही अकड़ जीजी भी दिखाया करती थी। आखिर नतीजा क्या हुआ? यहाँ हम में से छिपा थोड़ी है। एक ट्रक ने कैसे उन्हें बेरहमी से। एनफ। सुलोचना अभी इसके आगे कुछ कह पाती, उससे पहले ही उनकी बातों को काटते हुए आयत गुस्से में चीख उठी थी। जहां अब तक गुस्से में उसका कांपता हुआ चेहरा लाल था, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी आंसुओं से भरी होने के साथ ही लेकिन लाल नजर आ रही थी, जिसे देख वहां मौजूद सभी अपनी जगह पर ही सन्न रह गए थे। तभी एक बार फिर से आयत ने गुस्से में ही आगे कहा, अब एक लफ्ज नहीं, मेरी मम्मा के बारे में किसी ने अब से एक लफ्ज भी कहा तो उसकी खैर नहीं। गुस्से में अपने जबड़ों को भींचते हुए आयत ने अपनी बातों को खत्म किया था और एक नज़र वहां मौजूद सभी को देखते हुए ऊपर जाने वाली सीढ़ियों से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। तभी पीछे रह गई सुलोचना ने एक बार फिर से कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि इस बार जगदीश माहेश्वरी ने गुस्से में उसे घूरते हुए चुप करा दिया था और वहां से आगे बढ़े ही थे कि तभी विला के डोरबेल को बजाते हुए दरवाजे पर खड़े एक शख्स ने कहा, माहेश्वरी साहब। अरे तिवारी जी, इतनी सुबह सुबह आप? कुछ जरूरी काम था, अंदर आइए। विला के मेन गेट पर खड़े सफ़ेद शर्ट व पैंट के साथ काले कोट को पहने एक शख्स को देख जगदीश माहेश्वरी ने थोड़े हैरानी में कहा था। यहाँ तक कि इतनी सुबह विला के अंदर एक वकील को देख, खासकर माहेश्वरी ग्रुप के एक खास वकील को देख, वहां मौजूद सभी चौंक गए थे। तभी वो शख्स भी अंदर आते हुए कहा, क्या करें माहेश्वरी साहब,
अपना काम ही कुछ ऐसा है। एक तो ठहरा आप लोगों का पर्सनल लॉयर, इसलिए गलती से भी आप लोगों का नुकसान नहीं करवा सकता ना, क्योंकि इसी बात के लिए तो आप लोगों से तनख्वाह लेता हूँ। हम लोग कुछ समझे नहीं वकील साहब, आखिर बात क्या है? सब ठीक है ना? सामने ही सोफे पर बैठते हुए उस लॉयर से सवाल करते हुए अंजना गुप्ता ने कहा था, लेकिन जवाब में उस लॉयर ने अपने हाथ में पकड़े एक फाइल को काफ़ी मजबूती के साथ पकड़ते हुए कहा, जी मिस आयत कहीं नज़र नहीं आ रही हैं। माहेश्वरी साहब, एक बार आप उन्हें बुलवा दीजिए, क्योंकि इस वक्त मैं जिस काम के लिए आया हूँ ये काम भी उनके सामने ही हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। जी कहिए। तभी अचानक से पीछे से आती इस आवाज़ को सुन सभी की नज़रें पीछे खड़ी आयत की तरफ घूम गई थी, जहाँ वो अभी भी उसी कपड़े में थी जिस कपड़े में वो रात भर बाहर रहने के बाद थोड़ी देर पहले घर आई थी। शायद ऊपर अपने कमरे में जाते वक्त आयत ने भी जगदीश माहेश्वरी और उस वकील के बीच की बातों को सुन लिया था। इस वजह से वो बिना बुलाए ही खुद ही नीचे चली आई थी और अब तक उस वकील के सामने ही बैठते हुए बोली, कहिए आपको मुझसे क्या काम था? मिस आयत, एक्चुअली आपकी माँ यानी कि मिसेस सारिका माहेश्वरी ने उस हादसे से पहले ही एक वसीयतनामा बनवाया था, जहाँ उस वकील का इतना कहना था कि आयत की भौवें अब तक ऊपर तन चुकी थी। तो वही उसके पास ही बैठे जगदीश माहेश्वरी भी काफ़ी हैरान नजर आ रहे थे। यहाँ तक कि वहाँ मौजूद सभी के चेहरे पर एक चौंका देने वाला भाव था। तभी उस वकील ने अपने हाथ में पकड़े उस फाइल को आयत की तरफ बढ़ाते हुए आगे कहा, दरअसल मिसेस सारिका माहेश्वरी चाहती थी कि आपके 25 वर्ष पूरे होने से पहले ही आप अपने दाम्पत्य जीवन में कदम रख दें तो अच्छा है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करती हैं तो माहेश्वरी ग्रुप के सारे शेयर्स ट्रस्ट के नाम हो जाएंगे। व्हाट? बट हाउ इज दिस पॉसिबल? उस वकील की बातों को सुनते ही आयत चौंक गई थी। तो वही वैसा ही कुछ हाल वहां मौजूद बाकियों का भी था। लेकिन वकील साहब, 1 महीने के बाद ही हमारी आयु पूरे 25 साल की होने वाली है। इतनी जल्दबाजी में ये शादी कैसे हो सकती है? उस वकील की बातों को सुनते ही कुछ सोचते हुए लेकिन हैरानी में ही अंजना गुप्ता ने कहा था, जिसे सुन उस वकील ने आगे कुछ कहना चाहा था कि उससे पहले ही इस बार सुलोचना ने कहा, अंजना भाभी, दिक्कत ही क्या है? शादी तो 1 दिन में ही हो सकती है, फिर उसके बाद पूरी प्रॉपर्टी की इकलौती मालकिन भी तो आपकी लाडली आयु ही रहेगी। बिल्कुल नहीं। इस वसीयतनामा के मुताबिक शादी के बाद माहेश्वरी ग्रुप मिस आयत के पति के नाम ट्रांसफ़र हो जाएगा। उस पर मालिकाना हक उनका होगा। हाँ, ऐसे में मिस आयत चाहें तो कंपनी की बस देखभाल कर सकती हैं। मान लीजिए, समझ लीजिए एक केयर टेकर की हैसियत से वो उस कंपनी को संभाल सकती हैं। जहाँ उस वकील का इतना कहना था कि इस पर वहाँ मौजूद सभी काफ़ी बुरी तरह से चौंक गए थे, तो वही सामने बैठी आयत, उसे महसूस हो रहा था कि जैसे किसी ने उसके पैरों तले से ज़मीन खींच ली हो। साथ ही उस वकील की बातों को सुनते हुए अपने हाथ में पकड़े उस फाइल को सामने टेबल पर ही पटकते हुए आयत थोड़ी गुस्से में चीख उठी थी। व्हाट नॉनसेंस! आयत माहेश्वरी ऐसे किसी की शर्तों पे नहीं, खुद की सोच पर चलती है। और अपनी बातों को पूरा करते हुए वह गुस्से में ही वहाँ से आगे बढ़ते हुए ऊपर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई थी। लेकिन पीछे रह गए बाकी सदस्य हैरान थे, तो वही जगदीश माहेश्वरी भी किसी सोच में पड़ चुके थे। तभी चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान लिए हुए सुलोचना ने कहा, मेहनत करे कोई, फल खाए कोई। पिताजी, झूठ कहूँ तो कौवा काटे, लेकिन जीजी खुद अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? भला ये क्या बात हुई कि 25 से पहले शादी करना जरूरी है, नहीं तो पूरी प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम हो जाएगी, और अगर शादी कर भी लिया तब भी किसी और के नाम हो जाएगी। पिताजी, इस बात की क्या गारंटी कि शादी के बाद जो भी लड़का इसका पति बनेगा इसे सही सलामत और जिंदा भी रखेगा? कहीं शादी के बाद प्रॉपर्टी हाथ लगते ही आपकी लाडली आयु को दुनिया से रुखसत कर
खुद भी इस घर से रुखसत हो गया तो फिर हमारे पास क्या बचेगा सिवाय ठेंगा। सुलोचना। तभी अचानक से जगदीश माहेश्वरी एक कड़कती आवाज के साथ चीख उठे थे, जिस पर सुलोचना चुप होने की बजाय आगे बोली, पिताजी झूठ कहूँ तो कौवा काटे, लेकिन मेरी बातें 16 आने सच भी है, बाकी आप खुद ही सोच कर देख लीजिए। जहाँ इस बार सुलोचना का इतना कहना था कि चिंता में ही जगदीश माहेश्वरी की नज़रें सामने बैठे वकील की तरफ घूम गई थी, जैसे अब वो खुद सुलोचना की बातों का जवाब जानना चाहते हों। तभी उस वकील ने इस बार उनकी बातों का जवाब देते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि माहेश्वरी ग्रुप मिस आयत के पति के नाम पर होने से पहले मिसेस सारिका के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं। जहाँ उस वकील का इतना कहना था कि उनकी बातों को सुन जगदीश माहेश्वरी की भौवें सिकुड़ चुकी थी, तो वही बाकी सब एक बार फिर से हैरान थे। तभी उस वकील ने आगे कहा, मिस आयत की शादी के ठीक 1 साल बाद उनकी सलामती को देखते हुए माहेश्वरी ग्रुप हमेशा के लिए उनके पति के नाम पर ट्रांसफ़र होगा। वाह जीजी वाह, झूठ कहूँ तो कौवा काटे, लेकिन आपसे बढ़कर खिलाड़ी मैंने आज तक नहीं देखा है। क्या दाव फेंका है, जीत भी आपकी और पट तो हमेशा से आपकी ही रहती थी। सामने ही बैठे उस वकील के मुंह से मिसेस सारिका माहेश्वरी के बनाए वसीयतनामा को सुन सुलोचना अपनी दोनों हथेलियों को जोड़ तालियां बजाती हुई नजर आ रही थी। जहां मिसेस सारिका माहेश्वरी ने अपने वसीयत में साफ लिखा था कि उनकी बनाई हुई प्रॉपर्टी, जिनके मरने के बाद उसे आगे बढ़ाने का काम उनकी बेटी आयत माहेश्वरी कर रही थी, अपनी वसीयत की वजह से मिसेस सारिका माहेश्वरी एक तरह से आयत की तरक्की के आड़े आ चुकी थी। जहां उनके शर्त के मुताबिक आयत के 25 वर्ष पूरे होने से पहले उसे अपने दाम्पत्य जीवन में कदम रखना था, नहीं तो माहेश्वरी ग्रुप पर ट्रस्ट का कब्जा हो जाता। लेकिन अगर आयत शादी करती भी है तब भी वो प्रॉपर्टी उसके नाम होने की बजाय उसके पति के नाम पर ट्रांसफ़र होने वाली थी। जहां इस मामले में भी मिसेस सारिका माहेश्वरी की एक शर्त आड़े आई थी, जब उन्होंने अपने वसीयत में ये भी जोड़ा था कि आयत माहेश्वरी की शादी के तुरंत बाद माहेश्वरी ग्रुप उसके पति के नाम नहीं हो सकता, बल्कि शादी के अगले 1 साल तक आयत माहेश्वरी को सही सलामत रहने के बाद माहेश्वरी ग्रुप उनके पति के नाम होने वाला था। जिसे बताते हुए वह वकील भी अब तक जा चुका था, तो वही उन बातों से नाना जी यानी कि जगदीश माहेश्वरी भी काफ़ी चिंतित नजर आने के साथ साथ मेंशन से बाहर निकल चुके थे, जिसके पीछे रह गई सुलोचना, जो थोड़ी कंफ्यूज नजर आ रही थी, जैसे उसके मन में अभी भी उस वसीयत को लेकर कुछ सवाल चल रहे हों। लेकिन पास ही खड़ी अंजना गुप्ता भी चिंतित किसी सोच में डूबी हुई थी। यहाँ तक कि पास खड़े वो तीनों बच्चे भी, जो आयत के ही हम उम्र के थे, आपस में एक दूसरे को देखते हुए वहाँ से अपने कमरे की तरफ बढ़ गए थे। तभी अंजना गुप्ता के पास ही खड़े उसके पति राकेश गुप्ता एक तरफ खड़े लगभग 45 वर्षीय सुलोचना माहेश्वरी के पति बसंत अवस्थी को एक इशारा करते हुए एक तरफ बढ़ गए थे, जिनके पीछे ही बसंत अवस्थी भी बढ़ गए थे। राकेश भाई साहब, ये सारिका तो बड़ी चालबाज औरत निकली, एक झटके में अब तक के हमारे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। उस आयत को हम इसी दिन के लिए पाल पोस कर बड़ा कर रहे थे कि जब दूध की मलाई खाने की बारी आई तो मलाई कोई तीसरा आकर गटक जाए। क्या हमारे लिए बस क्या रह जाएगा, सिर्फ वो दूध? बसंत अवस्थी ने कहा था, जिनकी बातों पे राकेश गुप्ता अपने सर पे अपने माथे पर अपनी उंगलियों को रगड़ते हुए बोले, इस वक्त गुस्सा तो मुझे भी आ रहा है बसंत। अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उस सारिका को हमने काफ़ी आसान सी मौत दी है, जबकि उसने तो तड़पा कर मारने वाला काम किया है। लेकिन उनकी बातों को सुन बसंत अवस्थी कुछ आगे कहते उससे पहले ही वहाँ एक तीसरी आवाज़ भी गूंज उठी थी।
झूठ कहूँ तो कौवा काटे, लेकिन मैंने तो उसी वक्त कहा था कि सारिका जीजी के साथ साथ इस आयत का भी किस्सा ख़त्म कर देते हैं, लेकिन उस वक्त मेरी किसी ने नहीं सुनी थी। तुम पागल वागल तो नहीं हो गई हो, या इस दिमाग में बस भूसा भरा हुआ है? अगर हम लोग उसी वक्त उस आयत को मार देते तो अब तक जो तुम ये ठाठ से रह रही थी ना, काफ़ी पहले ही हम लोग कटोरा लेकर सड़क पे भीख मांगते रहते। सुलोचना के माथे पर अपनी उंगलियों का दबाव देते हुए बसंत अवस्थी ने काफ़ी झुंझलाहट में कहा था। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, अगर आज का भाग पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।